हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लेंगे उस टॉपिक का नाम है संप्रभुता। संप्रभुता जिसको प्रभुता भी कहते हैं, सर्वोच्चता भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको सोवरेंटी कहा जाता है। संप्रभुता, प्रभुता, सर्वोच्चता, सोवरेंटी एक ही बात है। ये पर्यायवाची शब्द है सब। सोवरेंटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुप्रेनस से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अर्थात सोवरेंटी या संप्रभुता या सुप्रेनस का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है सर्वोच्च शक्ति। अर्थात संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके कारण आंतरिक क्षेत्र में राज्य सर्वोच्च होता है तथा बाह्य क्षेत्र में राज्य स्वतंत्र होता है। आंतरिक रूप से या बाह्य दृष्टि से राज्य के ऊपर किसी अन्य सत्ता का, किसी अन्य संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। अर्थात राज्य किसी भी अन्य संघ या संस्था या देश के नियंत्रण में नहीं होता। तो संप्रभुता एक राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, शासन की सर्वोच्च शक्ति है, जिसके अंतर्गत वह राज्य या शासन सर्वोच्च है, संप्रभु है, आंतरिक रूप से सर्वोच्च है, बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी अन्य सत्ता का या अन्य संस्था का या देश का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है। अर्थात भारत स्वतंत्र देश है, सर्वोच्च देश है। इसके ऊपर किसी अन्य संस्था का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। इसी को संप्रभुता कहते हैं। संप्रभुता को राज्य का अनिवार्य लक्षण या प्राण तत्व माना जाता है। संप्रभुता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैं आपको बताऊंगा। पहली परिभाषा है जेलीनेक। विद्वान का नाम है जेलीनेक। और जेलीनेक ने संप्रभुता के लिए क्या कहा है, आप देखिए। संप्रभुता राज्य का वह लक्षण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अतिरिक्त किसी दूसरी इच्छा से बंधा हुआ नहीं है। अर्थात संप्रभुता राज्य का एक ऐसा लक्षण होता है जिसके अंतर्गत या जिसके कारण राज्य केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, किसी दूसरे की इच्छा से बंधा नहीं होता। अर्थात राज्य की जो इच्छा होती है वो उस इच्छा के अनुरूप कार्य करता है, किसी दूसरे की इच्छा से प्रभावित नहीं होता। एक और विद्वान है विलोबी। प्रोफेसर विलोबी ने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, ये मत दिया प्रोफेसर विलोबी ने। एक विद्वान है जिनका नाम है बर्गेस। प्रोफेसर बर्गेस ने जो मत दिया वह है संप्रभुता राज्य की मौलिक, निरंकुश एवं असीमित शक्ति है। बर्गेस ने संप्रभुता को राज्य की मौलिक शक्ति माना, निरंकुश शक्ति माना, असीमित शक्ति माना संप्रभुता को बर्गेस ने। अन्य विद्वान है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक भी माने जाते हैं, वुड्रो विल्सन। और वुड्रो विल्सन ने कहा कि संप्रभुता के आधार पर ही राज्य कानून बनाता है। संप्रभुता के आधार पर ही राज्य कानून बनाता है। अर्थात वुड्रो विल्सन ने कानून का स्रोत, राज्य के द्वारा कानून बनाने का स्रोत संप्रभुता को माना है। अन्य विद्वान है गार्नर। गार्नर ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी है संप्रभुता की। संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं, तथा कोई दूसरी शक्ति उसकी इस शक्ति को सीमित भी नहीं कर सकती। कोई दूसरी शक्ति उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकती। तो प्रोफेसर गार्नर कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की एक ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह कानून की दृष्टि से केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है, किसी दूसरे की इच्छा से नहीं, और कोई दूसरी शक्ति या इच्छा इस शक्ति को सीमित भी नहीं कर सकती। अगली परिभाषा है ग्रोशियस की। ग्रोशियस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। ग्रोशियस को अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभुता का जनक माना जाता है। ग्रोशियस ने कहा संप्रभुता वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता।
तो ग्रोशियस ने कहा कि संप्रभुता वह सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता। तो ये परिभाषा दी है और इस परिभाषाओं के आधार पर, इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संप्रभुता राज्य का एक लक्षण है, राज्य का एक गुण है, राज्य की एक विशेषता है, राज्य का एक आधारभूत तत्व है जिसके अंतर्गत राज्य सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च शक्तिमान होता है। वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है, वह कानून बना सकता है, कानूनों को लागू कर सकता है, कानूनों की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति को दंड दे सकता है। वो सर्वोच्च शक्ति या सत्ता होती है, उसके ऊपर कोई अन्य शक्ति या सत्ता नहीं होती। संप्रभुता के दो दृष्टिकोण हैं, एक तो एकलवादी संप्रभुता, एक बहुलवादी संप्रभुता। तो एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। संप्रभुता का जो एकलवादी दृष्टिकोण है उसके जनक जीन बोधा माने जाते हैं और संप्रभुता का जो बहुलवादी दृष्टिकोण है उसके जनक गियर्क एवं मैटलैंड माने जाते हैं। बहुलवाद के जनक गियर्क एवं मैटलैंड माने जाते हैं। तो संप्रभुता को दो भागों में बांटा गया है। यह संप्रभुता के विद्वानों ने दो दृष्टिकोण प्रचलित किए हैं, एकलवादी संप्रभुता और बहुलवादी संप्रभुता। यहाँ पर हम सबसे पहले एकलवादी संप्रभुता को लेते हैं कि एकलवादी से क्या अभिप्राय है। एकलवादी संप्रभुता का मतलब होता है कि कानून की दृष्टि से एकमात्र राज्य संप्रभु है, अर्थात संप्रभुता का जो वास है वो केवल राज्य में है, केवल राज्य ही संप्रभु है, केवल राज्य ही संप्रभुताधारी है। संप्रभुता राज्य के अलावा किसी अन्य संस्था या संघ में नहीं है। इसको एकलवादी संप्रभुता का दृष्टिकोण कहते हैं। राज्य आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च है, बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र है, राज्य संप्रभुता संपन्न है, एकमात्र संप्रभु शक्ति राज्य के पास है, ये माना जाता है। जीन बोधा को हम लेते हैं, एकलवादी संप्रभुता के जनक है जीन बोधा। जीन बोधा के बाद थॉमस हॉब्स का नाम आता है एकलवाद में, जॉन लॉक का नाम भी आता है, रूसो का नाम भी आता है, अन्य विद्वानों के नाम भी आते हैं जिनको हम एक एक करके लेंगे। जीन बोधा 1530 ईस्वी से 1590 ईस्वी इनका कार्यकाल है। डी रिपब्लिका नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है, डी रिपब्लिका। जीन बोधा मध्यकालीन फ्रांसीसी विद्वान है। बोधा ने चर्च राज्य संघर्ष से प्रभावित होकर, चर्च राज्य मध्यकाल में चर्च राज्य संघर्ष का दौर था, चर्च राज्य संघर्ष से प्रभावित होकर जीन बोधा ने संप्रभुता का दृष्टिकोण दिया था, संप्रभुता की अवधारणा प्रतिपादित की। इनको 16वीं शताब्दी में संप्रभुता की अवधारणा के जनक ये माने जाते हैं, प्रथम जनक माने जाते हैं। सोरंटी या संप्रभुता शब्द का प्रयोग भी पहली बार जीन बोधा ने किया, अपनी पुस्तक डी रिपब्लिका में किया। जीन बोधा ने संप्रभुता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा दी जो काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जीन बोधा की परिभाषा। और जीन बोधा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। अर्थात जीन बोधा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर राज्य की एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। अर्थात जीन बोधा ने संप्रभुता पर कानून का कोई बंधन नहीं लगाया। लेकिन कानून का तो कोई बंधन नहीं लगाया जीन बोधा ने, संप्रभुता को सर्वोच्च माना, कानून से ऊपर माना। जीन बोधा का मानना था कि कानून तो संप्रभु बनाता है, संप्रभु के आदेश ही कानून है। अतः जीन बोधा ने कहा कि संप्रभुता नागरिकों एवं प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है, इस पर कानून का कोई बंधन नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है यहाँ पर कि जीन बोधा ने संप्रभुता पर कानून का कोई बंधन या प्रतिबंध तो नहीं लगाया, लेकिन जीन बोधा ने संप्रभुता पर कुछ अन्य प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें 3 महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। 3 प्रतिबंध जो है उनको प्रमुख माना जाता है और कुछ
गौण प्रतिबंध भी उन्होंने लगाए, सकारात्मक बातों के प्रतिबंध भी उन्होंने लगाए। तो जीन बोधा ने संप्रभुता पर कानून का कोई बंधन नहीं लगाया, लेकिन 3 महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए जीन बोधा ने। वो कौन कौन से देखिए, व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतिबंध, प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध, उत्तराधिकार के नियमों का प्रतिबंध। तो जीन बोधा कहता है कि व्यक्तिगत संपत्ति का प्रतिबंध संप्रभु पर होगा। संप्रभु लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति को नहीं छीन सकता। प्राकृतिक नियमों का प्रतिबंध, संप्रभु भी प्राकृतिक नियमों को मानेगा, उनके अंतर्गत काम करेगा, उनको भी वो नकार नहीं सकता। और उत्तराधिकार के नियमों का प्रतिबंध, उत्तराधिकार के नियमों को भी संप्रभु को मानना पड़ेगा, इनको भी वो नकार नहीं सकता। एक बाप का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र होता है तो वो होगा। तो 3 प्रतिबंध लगाए। बोधा ने शासक को 3 सकारात्मक बातों का पालन करने का भी निर्देश दिया है। इन्हें गौण प्रतिबंध भी कहा जाता है। तो जिन 3 सकारात्मक बातों का पालन करने का निर्देश दिया और जिनको गौण प्रतिबंध कहा जाता है वो है 3। नंबर 1 ईश्वर के नियम, नंबर 2 राज्य के मौलिक नियम, नंबर 3 रीति रिवाज। ईश्वर के नियमों को राजा मानेगा, मानने के लिए बाध्य हुआ, राज्य के मौलिक नियमों का भी पालन करेगा, रीति रिवाजों का भी पालन करेगा। इसी कारण बोधा को सीमित संप्रभुता का जनक माना जाता है कि उन्होंने सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया है। बोधा ने भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु तथा शासन प्रणालियों में अंतर संबंध बताया तथा इस आधार पर कुछ शासन प्रणालियों का उन्होंने विश्लेषण किया। तो बोधा ने कहा कि जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं, भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु जो होते हैं, उनके साथ शासन प्रणालियों का अंतर संबंध होता है। और बोधा ने बताने का प्रयास किया किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में किस प्रकार की शासन प्रणालियां ज्यादा सर्वोत्तम होती हैं, ज्यादा सफल होती हैं, ये बताने का प्रयास किया। तो पहले प्रकार की शासन प्रणाली बोधा ने बताई उष्ण गर्म जलवायु। और उष्ण या गर्म जलवायु जहां पर होती है वहां राजतंत्र या निरंकुश तंत्र होता है, राजतंत्र या निरंकुश तंत्र होता है। उन्होंने दूसरा बताया शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु, ठंडी या कम ठंडी जो जलवायु होती है उसमें कुलीन तंत्र या गणतंत्र सफल होता है। समतल भूमि राज्य, और जो समतल भूमि का राज्य होता है उसमें निरंकुश तंत्र बताया, निरंकुश तंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और पहाड़ी या पठारी जो राज्य हैं उनमें लोकतंत्र व गणतंत्र पाया जाता है या सफल होता है। तो उन्होंने इन शासन प्रणालियों का अंतर संबंध भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु के साथ भी जोड़ा है। बोधा के बाद एक और विद्वान है जो बोधा की तरह ही भौगोलिक परिस्थिति और जलवायु का शासन प्रणालियों से अंतर संबंध जोड़ते हैं, उनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू जिनको विधि के शासन का जनक माना जाता है, मॉन्टेस्क्यू को एक तरह से, तो उन्होंने भी इस बात को कही। अब बोधा के बाद अगला लेंगे हम विद्वान का नाम है हॉब्स, थॉमस हॉब्स या थॉमस हॉब्स। बोधा के बाद कानूनी संप्रभुता, एकलवादी संप्रभुता के प्रमुख विद्वान है हॉब्स, थॉमस हॉब्स। इनका लेंगे, यहाँ से अगले वीडियो में बताऊंगा मैं।